हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परिणाम किया जारी। इस बार वार्षिक परिणाम 95.22% रहा। लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने मारी बाजी। आमजन को लोकसभा चुनाव के लिए प्रेरित करने हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने पंचकुला में वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व करनाल लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल ने करनाल में महासंपर्क अभियान के अंतर्गत घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। कहा, भाजपा ने सदैव जनहित में किए कार्य। और कुरुक्षेत्र लोकसभा से पूर्व सांसद कैलाशो सैनी व कैथल के राजौंद के पूर्व विधायक कांग्रेस में हुए शामिल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, कांग्रेस के पक्ष में देश भर में चल रही है लहर। नमस्कार, मैं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया। इस बार का वार्षिक परिणाम 95.22% रहा। परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने प्रेस वार्ता में बताया कि अब की बार परीक्षा परिणामों में फेल व पास के संबोधन को बोर्ड ने समाप्त करते हुए पास विद्यार्थियों को क्वालिफाइड तथा जो बच्चे पास प्रतिशत अंक नहीं ले पाए उन्हें एसेंशियल रिपीट से संबोधित करने का निर्णय लिया है, ताकि बच्चों में किसी प्रकार की हीन भावना का विकास न हो। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि 10वीं की परीक्षा में 2,86,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें से 2,73,015 परीक्षार्थी पास हुए। इनमें लड़कियों की पास प्रतिशतता 96.32%, जबकि लड़कों की पास प्रतिशतता 94.22% रही। पास प्रतिशतता में पंचकुला जिला पहले जबकि नूंह जिला अंतिम पायदान पर रहा। उन्होंने बताया कि जो परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते हैं तो वे निर्धारित शुल्क सहित परिणाम घोषित होने की तिथि से 20 दिन के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डिपार्टमेंट है, हमने उसका लिखा है EIOP यानी एलिजिबल फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। आज अपनी 10वीं कक्षा ने सेकेंडरी क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रहा है। इसके अंदर कुल मिलाकर 2,86,714 कैंडिडेट जो है परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 2,73,015 कैंडिडेट ने सफलता अर्जित की है। जो छात्रों की पास प्रतिशत है वह 94.22 और छात्राओं की जो है वो 96.32 है। पास परसेंटेज के मामले में पंचकुला जो है डिस्ट्रिक्ट वो टॉप पे रहा है, जबकि नूंह जिला सबसे नीचे के पायदान पे रहा है। बहुत जल्दी ही उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। 15 से 20 दिन के अंदर अंदर उनका नोटिफिकेशन 10-15 दिन में हम जाएगा। प्रदेश में अब मतदान के लिए 2 हफ्ते से भी कम का समय रह गया है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं तापमान के साथ बढ़ रही देश व प्रदेश की चुनावी हलचल पर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। इस चरण में आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8, बिहार की 5, झारखंड और उड़ीसा की 4-4 तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होगा। इस चरण में कुल 1,717 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। आमजन को चुनाव के लिए प्रेरित करने हेतु हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल व अतिरिक्त मुख्य अधिकारी हेमा शर्मा ने आज पंचकुला में वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस अवसर पर उन्होंने निमंत्रण पत्र के माध्यम से लोकसभा चुनाव में सभी से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं को वोट डालने की शपथ भी दिलाई और लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने वाले विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश भर में लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। चुनाव के दौरान मतदाताओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए आयोग ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं। पहली बार वोटर क्यू ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से मतदान केंद्र पर वोटर्स की संख्या का तुरंत पता लग जाएगा। दिव्यांग मतदाताओं और 85 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं के लिए आयोग ने पहली बार घर से ही वोट करने की सुविधा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि अब की बार मतदाता जागरूक हैं और वे जोश के साथ अपने वोट लेकर सेल्फी पोर्टल पर भी अपलोड करेंगे। अच्छा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छा था। इट विल हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन द वोटिंग परसेंटेज। पर वोटर्स इन द क्यू ऐप एक नई सुविधा है जिसमें कोई भी मतदाता 30 विधानसभा क्षेत्रों का, जिनमें शहरी विधानसभा क्षेत्र हैं, ये जान सकता है कि उसके मतदान केंद्र पर कितनी लंबी लाइन है। 85 वर्ष से अधिक और दिव्यांग जो 40% से अधिक विकलांग हैं, उनके लिए घर से वोटिंग की व्यवस्था है। उन्होंने फॉर्म भर के दे दिए हैं और अब हर जिले में उनके घर पे पोलिंग पार्टी जाएगी। इस अवसर पर मतदाताओं ने सभी से अपील करते हुए कहा कि सभी अपने वोट जरूर डालें। मतदान करके ही लोकतंत्र को मजबूत करवाने में योगदान देना संभव है। ये जब से मेरा ख्याल 66 से इससे पहले तब से कर रहे हैं, तो मैं आप सब बच्चों को यही कहना चाह रही हूँ कि आप अपनी वोट ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी एक एक वोट का असर पड़ता है सारे मतदाता पर। करनाल विधानसभा से उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और उनसे कमल के फूल पर वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने लोगों को भाजपा सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश सरकार ने आम लोगों के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं, जिनका लाभ आज प्रदेशवासी ले रहे हैं। उन्होंने लोगों से उनकी समस्याएं भी पूछी और सरकार के कार्यों पर उनकी राय ली। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा द्वारा प्रदेश भर में चलाए गए 2 दिवसीय महासंपर्क अभियान के अंतर्गत आज मैं यहां आया हूं। उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता हर घर जाकर भाजपा सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 3 निर्दलीय विधायकों द्वारा कांग्रेस का समर्थन करने पर उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरे विधायक हैं, परेड तो कांग्रेस के विधायकों को करनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। आज एक बूथ चौक पर करनाल में कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम का अभियान 11 तारीख को शुरू हुआ है। हमारे सभी कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता है, चाहे वो हमारा पन्ना का कार्यकर्ता है और चाहे हमारा मंडल का कार्यकर्ता है, सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर के मोदी जी ने जो पिछले 10 वर्षों में इस देश में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आए हैं, जिन्होंने ईमानदारी से काम किया है। हमने तो 1 महीना पहले उसको बताना चाहिए कि उन्होंने तो 1 महीना पहले विधानसभा के अंदर विश्वास मत हासिल किया है और कांग्रेस को अविश्वास था। हमने विश्वास मत हासिल किया है। आगे जब समय आएगा हम फिर विश्वास मत हासिल करेंगे। परेड तो उन्होंने करनी चाहिए। अगर उनको लग रहा है कि विधायक कम है तो परेड करके वो दिखाएं आप महामहिम राज्यपाल महोदय को। हमारे पास जब विश्वास मत की बात आएगी हम उसको पूर्ण करेंगे। भाजपा नेता मनोहर लाल ने भी आज करनाल के गोगड़ीपुर में डोर टू डोर लोगों से संपर्क कर भाजपा को वोट देने की अपील की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की सरकार ने जनता के हित में बहुत काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। केजरीवाल द्वारा अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाए जाने के बयान पर उन्होंने कहा कि ये काम हमारा है, हमारी पार्टी का है।
कल भी मैंने 4 बूथों पर जा कर के और अपने गांव की छोटी छोटी बैठकें, कई जगह पर तो मैं घर घर जाके डोर टू डोर भी किया है। कई गांव की जो बाजार है, गांव का जो मुख्य मार्ग है, उसके ऊपर भी चल कर के लोगों को साथ लेकर के लोगों से अपील की है। बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है सारे पूरे क्षेत्र में। कहीं किसी प्रकार की कोई ऐसी शंका नहीं है कि किसी गांव के लोग वोट नहीं देंगे। अधिकतर वोट भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिल रहे हैं, ऐसा मेरा दावा। उनके बाजा बजा हुआ उनके दिमाग का, ठीक है ना। ये काम उनका है कि हमारे अपना है? ये काम हमारा है, हमारी पार्टी का, पार्टी के नेतृत्व का है। और संविधान में कहीं किसी प्रकार की एज लिमिट नहीं है कि कौन आदमी कब तक प्रधानमंत्री रहेगा। और मान लो अमित शाह जी से भी आप पूछेंगे तो अमित शाह जी बताएंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, भाजपा का चुनाव प्रचार गति पकड़ रहा है। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र के शाहबाद में कल आयोजित विजय संकल्प रैली में मुख्यमंत्री ने शिरकत की। इस दौरान कुरुक्षेत्र लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के लिए संकल्प पत्र भी जारी किया गया। मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस इस बार प्रत्याशी खड़ा करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। उसने गठबंधन का एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा किया है जो कांग्रेस से भी बड़ा भ्रष्टाचारी है। कांग्रेस का युवराज बिना तथ्यों के कुछ भी लिखा हुआ पढ़कर जनता को बरगलाकर चुनाव जीतना चाहता है। मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि आपके वोट की ताकत से ही 10 वर्षों में देश मजबूत हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। भाइयों, इस बात को हमने समझना चाहिए। यह सरकार काम करने वाली सरकार है। और भाइयों, 80 करोड़ परिवारों को लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर, अगर कोरोना जैसा वैश्विक संकट आता है तो लोगों के घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार ने की है। भाइयों, मुझे खुशी है कि कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से आज झूठ का प्रचार करते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ काम तो किया नहीं। कांग्रेस का युवराज ये एक जनसभा के अंदर खड़ा होकर के बोलता है कि आप हमें वोट दो। भाइयों, आप हमें वोट दो और हम लोगों को भाइयों 1 लाख रुपया गरीब के खाते के अंदर डालने का काम करेंगे। अरे, इस प्रकार का झूठ बोलते हैं जो सिरे भी नहीं चढ़ता। झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल ने कहा कि आज युवाओं को उचित दिशा देने की जरूरत है, जिसके लिए वे कुरुक्षेत्र में दुनिया के 2 बेहतरीन कौशल केंद्र स्थापित करेंगे। इन केंद्रों में हर साल 10,000 युवाओं को प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संकल्प पत्र में जो भी वायदे किए गए हैं, हर साल इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी की जाएगी। और मैनिफेस्टो से बढ़कर के भी जो है, जो कुरुक्षेत्र की खास करके जो ज़रूरतें हैं उनको देखते हुए हमने इसको बनाया है। लोगों से सुझाव लेकर के हमने जो है कैंपेन किया, जिसके अंदर हमारे को हज़ारों सजेशंस आए। उनको सजेशंस को देखते हुए हमने ये संकल्प पत्र बनाया है। और बहुत कुछ है इसके अंदर, आप इसको अध्ययन कीजिएगा। इसके अंदर आपको लगेगा कि हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, हर वर्ग के लिए इसके अंदर सौगातें हैं। और इसको इम्प्लीमेंट करने से मैं समझता हूँ कि कुरुक्षेत्र जो संसदीय क्षेत्र, जिसके अंदर पूरे 9 के 9 विधानसभा हल्के हैं, रादौर है, लाडवा है, शाहबाद है, थानेसर है, पेहवा है, पूंडरी है, कैथल है, कलायत है, गुनाशिका है, ये सभी हल्कों के अंदर बहुत विकास होगा। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आज करनाल लोकसभा से पार्टी के प्रत्याशी इंद्रजीत के समर्थन में आयोजित जनसभा में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीएसपी ने अकेले ही सभी लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बीएसपी गरीबों, मजदूरों और आदिवासियों की आवाज़ उठा रही है। मायावती ने कहा कि आज़ादी के बाद से अधिकतर समय में शासन कांग्रेस के हाथों में रहा है। इन्होंने दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। अब कांग्रेस को देश से बाहर करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि पिछले काफ़ी वर्षों से भाजपा और उसके सहयोगी दल सत्ता पर काबिज रहे। इन्होंने पूंजीपतियों, जातिवाद और संप्रदाय की राजनीति की। अब की बार लगता है कि भाजपा सत्ता में वापस आने वाली नहीं है।
कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है। भाजपा हरियाणा लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक एवं राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला ने पंचकुला स्थित पार्टी कार्यालय पंचकमल में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह 16 मई को गुरुग्राम, 17 को करनाल और रोहतक में रैली करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करनाल के असंध में 13 मई, 14 को सोनीपत के जुलाना और रोहतक के बहादुरगढ़ में वोट हेतु अपील करेंगे। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हरियाणा में प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भी केंद्रीय नेतृत्व से अभी बातचीत जारी है। सरकार के अल्पमत में होने के प्रश्न पर सुभाष बराला ने कहा कि विधायकों के समर्थन की चिट्ठी न तो हुड्डा और न ही दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल को सौंपी है। सरकार अपने 5 साल पूरे करेगी। जिस दिन बहुमत साबित करने का मौका आएगा, सरकार ये हासिल करेगी। कार्यक्रम 16 मई को गुरुग्राम में उनकी सभा रखी गई है। 17 मई को करनाल लोकसभा और रोहतक लोकसभा का कार्यक्रम होगा। श्रीमान भजनलाल शर्मा जी राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री 13 मई को असंध में शाम को उनकी एक सभा होगी। 2 सभाएं उनकी 14 तारीख को सोनीपत के लोकसभा के जुलाना के अंदर होगी और अगली सभा उनकी उसी शाम को 14 शाम को रोहतक लोकसभा के बहादुरगढ़ में होगी। इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री व अन्य कुछ इस प्रकार के बड़े नेताओं समेत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सभा भी हम लोगों ने विचार विमर्श हमारे केंद्रीय नेतृत्व से किया है। भारतीय जनता पार्टी के हिसार से लोकसभा प्रत्याशी रणजीत सिंह का चुनाव प्रचार लगातार जारी है। इसी कड़ी में कल शाम हिसार की जाट धर्मशाला में भाजपा के युवा मोर्चा की ओर से युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में उपस्थित युवाओं ने भाजपा का साथ देने का संकल्प लिया। इस दौरान भाजपा के नेता कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि युवा शक्ति आने वाली 25 मई तक अपना संकल्प मजबूत रखें। संकल्प कमजोर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये चुनाव देश की 140 करोड़ जनता के भविष्य का फैसला करेंगे। मंडल से लेकर पन्ना प्रमुख तक चुनाव में रक्षक बनकर खड़ा है। उन्होंने कहा कि असम में अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद अब उन्हें हिसार लोकसभा क्षेत्र में जिम्मेदारी दी गई है। जो हमारा मंडल से लेकर शक्ति केंद्र से लेकर बूथ त्रिदेव से लेकर और पन्ना प्रमुख तक चुनाव में सैनिक बनकर के, मोदी जी का सिपाही बनकर के, देश का रक्षक बनकर के मजबूती से खड़ा है। असम के चुनाव में पार्टी ने मेरी जिम्मेदारी लगाई थी, वहाँ अपनी जिम्मेदारी एक सैनिक के नाते पूरी करते हुए और अब पार्टी ने मेरी जिम्मेदारी यहाँ लगाई है। तो नारनौंद में जैसे मैंने कहा कभी कभी हमारी गली आया करो, नारनौंद के अंदर एक एक कार्यकर्ता वहाँ मजबूती से साथ में लगा है और निश्चित तौर पर मोदी जी के नेतृत्व में फिर से तीसरी बार सरकार बने और ये देश आगे बढ़े, इस बात को लेकर के हम
रात दिन एक करने वाले हैं। हिसार से भाजपा उम्मीदवार रणजीत सिंह ने कहा कि सम्मेलन में आई युवाओं की भीड़ हमारी जीत का सूचक है। इसके बावजूद हमें लगातार लगे रहना है और अधिक से अधिक मतदान पर जोर देना है ताकि इसका प्रतिशत बढ़ाया जा सके। और हमारे मोदी साहब कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जवान जो बच्चे हैं वो भारत में हैं। हमें अच्छा लगा बच्चों को, उन्हें जो हम संदेश देना चाहिए तो ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पिछले बार से ज़्यादा, अब 3 दिन से तो इलेक्शन ही एक तरफा हो गया। कल ब्राह्मण समाज का फैसला था, 1,20,000 परशुराम जयंती पे वहाँ इकट्ठे होकर सब दीप माला पूजा करके और फिर उन्होंने अनाउंस करा कि पूरे समुदाय के फैसले का एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल पे मोहर लगाएंगे। बहुत बड़ा फैसला है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने रोड शो में हिस्सा लिया। लोगों ने विभिन्न स्थानों पर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा व उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। रोड शो के बाद जनसभा में भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 50 साल में इनका हालात नहीं बदल पाया तो अब कैसे देश के हालात बदलेंगे। उन्होंने कहा कि देश को विकास की गति पर ले जाने वाले सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। मोदी के नेतृत्व में देश में फिर से कमल खिलेगा और वे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इस मौके पर उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा करवाए गए विकास कार्यों की भी चर्चा की। सरकारें तो पहले भी थी, एमपी और विधायक मंत्री पहले भी थे, तभी क्यों नहीं बदला, हालात क्यों नहीं बदले। अब कहते हैं हालात बदलेगा। अरे जब तुम्हें बदलने के लिए मौका दिया, एक बार नहीं 50 साल दिया, तुमने हालात नहीं बदले, लोगों ने हाथ को बदल दिया। ये इसलिए अगर हालात बदले हैं आज इनके पूरे देश के, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तब के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को और यहाँ के लोकप्रिय विधायक अपने मूलचंद शर्मा जी को, सविता जी को और बाकी। उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा बल्लभगढ़ क्षेत्र में सड़कों, सीवर और पानी की पाइपों का जाल बिछाया गया है। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य करवाए और लोगों को तमाम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाईं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि चुनाव में वे कमल के निशान पर बटन दबाकर विरोधियों की जमानत जब्त करवाने का काम करें। तमाम सीवर पानी को खत्म करने का काम किया। मेरी आप बहनों से विनती अपील है कि कृष्णपाल जी के बहुत कार्यक्रम है। ये चुनाव देश का चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये एक वोट, ये जातिगत नहीं, धर्म का नहीं, एक वोट कमल के फूल पे लगाने का काम करें कि इस वार्ड नंबर से एक ही बात हो, कमल खिले। जो लोग बौखलाहट पे है उनकी जमानत जब्त करने का काम करें। मैं दोनों साथियों से विनती करूंगा कि समय की मर्यादा, समय अपना काम करेगा, दोनों हाथ उठा लेना है। अपनी बात। कुरुक्षेत्र की पूर्व सांसद कैलाशो सैनी ने भाजपा को छोड़कर करीब 5 वर्षों बाद फिर से कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। आज रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी में आस्था जताई। कैलाशो सैनी 2 बार इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर सांसद बनी थीं। इस मौके पर प्रेस वार्ता में कैलाशो ने कहा कि भाजपा में जनहित से जुड़े मुद्दे नहीं उठाए जाते और संविधान को बदलने की साजिश रची जा रही है। वे सही समय आने पर कांग्रेस में शामिल हुई हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूर्व सांसद का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें पार्टी में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक कांग्रेस पार्टी में 40 पूर्व सांसद व पूर्व विधायक शामिल हो चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में देश भर में लहर चल रही है। एक अन्य सवाल के जवाब में हुड्डा ने कहा कि 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने पर हरियाणा सरकार अल्पमत में आ गई है। ऐसे में नैतिकता तो यही कहती है कि मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। 2 बार सांसद रही हैं
जिला परिषद की चेयरमैन रही हैं, बैकवर्ड क्लासेस लीडर हैं, आज बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है। इनको पार्टी में स्वागत किया है सबने। है ना, 40 लोग पूर्व विधायक, पूर्व सांसद 40 से ज्यादा ज्वाइन कर चुके हैं। एक लहर बनी हुई है कांग्रेस के पक्ष में, पूरे हरियाणा में एक लहर बनी हुई है। नैतिकता तो यही कहते हैं, इस्तीफा देके और गवर्नर साहब को हमने ज्ञापन दिया है, असेंबली डिसॉल्व करके चुनाव करा लेने चाहिए। बीजेपी में वो ना तो जनता की कद्र है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और भी बहुत से ऐसे इश्यूज हैं। संविधान को बदलने की साजिश है, किसानों को लाठियों से पीटा गया, लोकतंत्र को खत्म किया गया पूरी तरह से। तो ये काफ़ी इश्यूज हैं जिनको आगे आने वाले समय में देश की जनता को आज वोट की चोट से, अपनी ताकत से उनको हल करना है। आज जनता ही ये चुनाव लड़ रही है। उधर रोहतक लोकसभा से मौजूदा भाजपा सांसद एवं पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कांग्रेस उम्मीदवार व राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा को विकास कार्यों के मामले में खुली चुनौती दी है। अरविंद शर्मा ने बतौर सांसद 2019 से मार्च 2024 तक लोकसभा क्षेत्र में अपने किए गए कार्यक्रमों और विकास कार्यों की सूची जारी की है। साथ ही उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा से कहा है कि वे बताएं कि बतौर लोकसभा सांसद व उसके बाद राज्यसभा सदस्य के तौर पर यहां कितने कार्य करवाए हैं। पक्ष की तरफ से, दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से ये बात कहना, लोगों को बहकाना, लोगों को अफवाहें फैलाना, दुष्प्रचार करना, इस बात का दुष्प्रचार कि भी डॉक्टर अरविंद शर्मा 2019 से लेकर के और 24 तक हल्के में आए नहीं। 2019 से लेकर के और 2025 मार्च 2024 तक 1929 प्रोग्राम मैंने किए। मैं ये पूछना चाहता हूँ विपक्ष से, दीपेंद्र हुड्डा से, कि भी आपने 10 साल में 2014 से 24 तक आपने कितने प्रोग्राम किए, आप कहाँ गए? आप भी अपना ऑफिशियल आप हमारे को दो कि भी आप कहाँ गए? आप सिवाय गुमराह करने के, सिवाय झूठ बोलने के, आप कुछ नहीं करते हैं। कैथल के राजौंद से 2 बार विधायक रहे जजपा नेता सतविंदर राणा फिर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कल कैथल में एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्हें कांग्रेस का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया। वे राजौंद से 1996 और 2005 में विधायक रहे। सतविंदर ने कहा कि भाजपा जजपा ने हरियाणा में किसान, मजदूर, युवाओं के अरमानों और हकों को लूटा है। दोनों सरकारों ने हरियाणा में घोटालों की भरमार करके रखी। मुझे भी शराब घोटाला में धोखाधड़ी से फंसाया गया, लेकिन अदालत ने मुझे बरी करते हुए पाक साबित किया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सतविंदर व उनके साथियों को पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि उनके कांग्रेस में आने से कैथल, जींद, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल व यमुनानगर तक पार्टी को मजबूती मिलेगी। साथ ही इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा। वो शराब का केस जो, जबकि मेरे पास ना कोई लाइसेंस था, ना कोई गोडाउन था, और जो अपनी कमियों को छुपाने के लिए जिन्होंने बड़ा चेहरा दिखाना था, उसे सतविंदर राणा दिखाया। और उसके बाद मैं जो ये आप कहते हैं भी लेट छोड़ने का मतलब ये है कि मैं 22 अप्रैल को बरी हुआ उसमें, क्योंकि मेरे पर कोई ऐसा, मेरे 40 साल की राजनीति में, 40-45 साल की राजनीति में आज तक एक दाग नहीं लगा। संगठन का शायद ऐसा कोई पद हो जिस पर मेरे बड़े भाई सतविंदर राणा नहीं रहे होंगे, और जिन्होंने कैथल और जींद दोनों जिलों के जो विधायक रहे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, इनको कई बार विधानसभा में हमारे इलाके की नुमाइंदगी करने का मौका मिला कि अब इस समर में, इस लड़ाई में, इस जंग में अब यह आवश्यकता है कि सारे जो बड़े बड़े सिपहसालार हैं वो सामने आएं और कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी के मित्र संगठनों की, मित्र दलों की मदद करें। उत्तराखंड में स्थित प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ स्थल के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस पवित्र तीर्थ स्थल को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। श्रद्धालुओं के बद्रीधाम
पहुंचने की प्रक्रिया कल से ही शुरू हो गई थी। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के दर्शन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन स्तर पर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। बद्रीधाम के कपाट खुलने के बाद भक्तों ने उत्साह मनाया। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने कहा है कि बद्रीनाथ धाम कपाट के खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा भी खुल गई है। उत्तरकाशी पुलिस ने चार धाम यात्रा के दौरान श्री यमुनोत्री धाम आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि आज वहां क्षमता के अनुसार श्रद्धालु यात्रा के लिए पहुंच चुके हैं, इसलिए अधिक श्रद्धालुओं को भेजना जोखिम भरा है। आज यमुनोत्री यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वो आज यमुनोत्री जी की यात्रा स्थगित कर दें। पंजाब के अमृतसर के अटारी में सीमा सुरक्षा बल का सबसे ऊंचा ध्वज लगाया गया है। शाही किला परिसर में एक शानदार समारोह में बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने 350 फीट ऊंचा ध्वज फहराया। देश में बीएसएफ का ये अब तक का सबसे ऊंचा ध्वज है। इस ध्वज की लंबाई 60 फीट और चौड़ाई 40 फीट की है। इतनी ऊंचाई पर शान से फहरा रहे इस ध्वज को कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। बीएसएफ के महानिदेशक ने यहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पंजाब में सुरक्षा इंतजामों का जायजा भी लिया और बीएसएफ के सामने भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा की। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।